नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी है, उसके लिए मैं आपके रिवीजन सीरीज पढ़ाने वाला हूं। आप सभी को पता होगा कि लगभग मैं आपको 3 क्लासें पढ़ा चुका हूं और जो भी साथी जुड़े होंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं, वो अब डेली क्लास देखने के लिए आते होंगे। जिस प्रकार से मैं आपको रिवीजन सीरीज में कंटेंट दे रहा और जिस प्रकार से कम समय में आपको रिवीजन करा रहा, वो आपको ही पता होगा कि मैं कंटेंट किस लेवल का दे रहा आपको। देखिए, मैंने बार-बार कहा कि अंतिम समय में वो पढ़ा जाता जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता। यदि नई चीज़ें पढ़ोगे तो सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा होगी और मिक्स पुलाव बनेगा आपका। इसलिए अंतिम समय में आपको रिवीजन करना पड़ता है, जो आप सभी ने पढ़ लिया। लगभग मैं 100-200 क्वेश्चन आपको डेली करा के जाता वन लाइनर फॉर्मेट में, जिससे आपको भी लगता होगा कि हाँ, हमारा रिवीजन हो रहा। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हो, तो वीडियो ज़रूर देख कर जाना, पता चल जाएगा कितना इम्पोर्टेंट कंटेंट है पेपर की दृष्टि से। इतने समय में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, जितने समय में मैं आपको रिवीजन करा के दे रहा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। समय का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखते हुए तुमसे पूछ ले। पहला क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस पर काम करता है। तो ध्यान रखना, फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। आगे तुमसे पूछे कि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पूछ ले, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है। तो सुएज नहर जोड़ती है। आगे बात करें पनामा नहर, तो ध्यान रखना, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे तुमसे पूछे, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। चलिए आगे तुमसे पूछ ले रोम किस नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखना, रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है। तो रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। पूरा कंटेंट इंपोर्टेंट है और वन लाइनर फॉर्मेट में है। सबसे अच्छा तरीका यही है याद करने का। ध्यान रखना कि आप एक लाइनर वन लाइनर फॉर्मेट में कंटेंट लिख लो और इसी को बार बार पढ़ लो। देखो, आपको पढ़ने से मतलब है भाई, आपके पेपर में क्वेश्चन आने चाहिए। इससे मतलब नहीं है मैं कहाँ पढ़ा रहा। ध्यान रखना, यदि आपने इसको पढ़ लिया और लास्ट में मैं 6 से 7 घंटे की एक बढ़िया रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास दे दूंगा। यकीन मानना, ऐसा कंटेंट दूंगा कि आपको भी विश्वास नहीं होगा कि कम समय में क्या पढ़ाया। ठीक है, आगे तुमसे पूछे वॉशिंगटन डीसी, तो ध्यान रखना, वॉशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो वॉशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। वॉशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ध्यान रखना, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। आगे पूछे न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे। तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। ग्रीन की बात करें, ग्रीन नदी डेन्यूब नदी को कहते हैं। ध्यान रखना, ग्रीन नदी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, ग्रीन नदी डेन्यूब नदी को कहते हैं। जे पॉइंट गलत लिख गया, ध्यान रखना, ग्रीन नदी डेन्यूब नदी को कहते हैं। ठीक है, आगे पूछे गुट निरपेक्ष सम्मेलन की प्रथम बैठक 1961 ईस्वी में हुई थी बेलग्रेड सर्बिया में। ध्यान रखना, गुट निरपेक्ष आंदोलन की गुट निरपेक्ष सम्मेलन की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 1961 में हुई थी बेलग्रेड सर्बिया में। आगे तुमसे पूछे फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता। तो फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कृपानी को कहा जाता। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कृपानी को कहा जाता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे तुमसे पूछे अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र है वो है H2SO4 प्लस HNO3। H2SO4 प्लस HNO3 का मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है, ध्यान रखना। आगे तुमसे पूछे भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ध्यान रखना। आगे तुमसे पूछे भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। आगे बात करें हेनले लूप संरचना का संबंध किडनी से है। हेनले लूप संरचना का संबंध किससे है। हेनले लूप संरचना का संबंध किडनी से, ध्यान रखना।
हेनले लूप संरचना का संबंध किससे है? तो किडनी से है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। तुमसे पूछे नेफ्रॉन किसकी इकाई कहलाती है? तो किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस द्वारा किया जाता है। अगर तुमसे पूछे कि रक्त का शुद्धिकरण किस क्रिया द्वारा किया जाता, तो रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस क्रिया द्वारा किया जाता है। आगे बात करें, खार्तूम किस नदी के किनारे है? तो खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे तुमसे पूछे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक भी दूरी का मात्रक है। भाई ये कंटेंट पूरा इंपोर्टेंट है, पूरा कंटेंट इंपोर्टेंट है, यकीन मानना आप इसको तो आप नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट कर लेना। लास्ट में मैं आपको इसकी पूरी एक रिवीजन सीरीज की टोटल पीडीएफ दे दूंगा। आप जो भाई वीडियो देख रहे होगे उसको पता होगा कि मैं क्या कंटेंट दे रहा आपको। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, पारसेक दूरी का मात्रक है। आगे तुमसे पूछे कार का मात्रक, तो ध्यान रखना कार का मात्रक होता है जूल। 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर या 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। ध्यान रखना 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? तो इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहते हैं। ठीक है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहते हैं। चलिए आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे WBC का जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है। ध्यान रखना WBC का जीवन काल कितने दिन का होता? तो 2 से 3 दिन का होता है। आगे पूछे RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता? तो RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता। ध्यान रखना RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। आगे तुमसे पूछे अपोलो मिशन 11 से कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पूछे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि कब गया? तो 1969 में गया। और कौन से मिशन से? तो अपोलो मिशन से। ध्यान रखना अपोलो 11 मिशन से। कौन से मिशन से? तो अपोलो 11 मिशन से। आगे पूछे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो ध्यान रखना विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। पूछ ले विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। आवेश का मात्रक तुमसे पूछ ले आवेश का मात्रक, तो ध्यान रखना आवेश का मात्रक है कूलाम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है और आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक कूलाम है। चलिए आगे तुमसे पूछे दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। दूध को दही में कौन परिवर्तित करता? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। ध्यान रखना दूध को दही में परिवर्तित कौन करता? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। धान के खेत कोयले की खान से पशुओं की जुगाली करते समय कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान रखना धान के खेतों से कोयले की खान से पशुओं की जुगाली करते समय या टॉयलेटों से, जो टॉयलेट रहती सार्वजनिक टॉयलेट रहती उनसे मीथेन गैस निकलती है। कौन सी? मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना मीथेन गैस को क्या कहते हैं? तो मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो धान के खेतों से कोयले की खानों से पशुओं की जुगाली करते समय से और टॉयलेट वगैरह से इनसे मीथेन गैस निकलती है। आगे पूछे हीरा विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है? तो ध्यान रखना हीरा विद्युत का कुचालक है। हीरा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। दोनों एक साथ लिखे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हीरा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तुमसे पूछे आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता और डब्ल्यूबीसी का भी बताया था, डब्ल्यूबीसी का 2 से 3 दिन का होता। ध्यान रखना आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता। चलिए आगे तुमसे पूछ ले, आगे तुमसे पूछे चमगादड़ पराश्रव तरंगों का उपयोग करता है। अगर तुमसे पूछे चमगादड़ अपने पथ को देखने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग करता? तो पराश्रव तरंगों का उपयोग करता है। आगे तुमसे पूछे नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। ध्यान रखना नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। आगे पूछे नैनो मिशन भारत में कौन लेकर आया? तो CNR राव द्वारा चलाया गया। भारत में नैनो मिशन
CNR राव द्वारा चलाया गया। आगे तुमसे पूछे DNA फिंगरप्रिंट तकनीक का पिता किसे कहा जाता? तो DNA फिंगरप्रिंट तकनीकी का पिता LK जेफरी को कहा जाता, लेकिन विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर तुमसे पूछे तो LK जेफरी को कहा जाता। और भारत में तुमसे पूछ ले तो भारत में लालजीत सिंह को कहा जाता। DNA फिंगरप्रिंट तकनीकी का पिता LK जेफरी को कहा जाता विश्व स्तर पर। यदि यही आंकड़ा तुमसे भारत में पूछे तो भारत में लालजीत सिंह को कहा जाता। किसे कहा जाता? लालजीत सिंह को कहा जाता। चलिए आगे तुमसे पूछे बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता? तो बीटी कल्चर में अंगूर का अध्ययन किया जाता। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, ध्यान रखना, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी आती? तो ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन गैस आती, नाइट्रस ऑक्साइड आती और कार्बन डाइऑक्साइड आती। लेकिन ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैसों में नाइट्रोजन गैस नहीं आती है। और अधिकतर लड़के गलती यही करते कि ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन लगा देते, लेकिन ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन नहीं आती है। आगे तुमसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ और ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ और ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। आगे तुमसे पूछे भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था, जिसे कब प्रक्षेपित किया गया? तो 1975 में छोड़ा गया था। ध्यान रखना, 1975 में भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया। चलिए आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले। अब देखिए, ये तो थे लगभग क्वेश्चन जो मैं डेली कराता आपको, इतने 50 से 55 क्वेश्चन डेली बल लर्नर फॉर्मेट में कराता। और इसके पीछे इसके बाद मैं डेली आपको 2 से 3 टॉपिक कवर करा के जाता। मतलब एक प्रकार से ऐसा कंटेंट देता कि आपको लगता होगा कि हाँ, कम समय में आपको मैं वो चीज़ दे के जाता कि जो इस समय आपके लिए जरूरी है। अब देखिए, कल मैंने आपको देश की संस्थाएं कवर कराई थी, अब मैं आज आपको विश्व की प्रमुख संस्थाएं कवर कराने वाला हूँ, जो पेपर में बार बार पूछी जाती। वही, ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन नहीं, जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही। आगे अब देखिए, पूछ ले तुमसे कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। आगे तुमसे पूछे WTO की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आगे तुमसे पूछे WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आगे तुमसे पूछे UNO, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। ILO की बात करूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। IMF की स्थापना 1944 में हुई। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। आगे तुमसे पूछे UNDP, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। आगे बात करें UNEP, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई और हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, तो IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुई और जिसका हेडक्वार्टर लुसानी, स्विट्जरलैंड में है। ICC की बात करूं तो ICC की स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर? दुबई में है। इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान रखना। आगे तुमसे पूछे सार्क, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता? तो काठमांडू, नेपाल में पड़ता। नासा की बात करूं, तुमसे पूछे नासा, तो नासा की स्थापना 1958 में हुई और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। ठीक है। यूनेस्को की तुमसे पूछे तो यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई और हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई और मनीला, फिलीपींस में जिसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखना, यूनेस्को वाला गलत बोल गया। यूनेस्को की स्थापना 1946 है। कब है? 1946 है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 है। SCO की बात करूं, संघाई सहयोग संगठन,
जिसकी स्थापना 2001 में हुई और जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। और तुमसे पूछे बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई और हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है। ध्यान रखना, बिम्स्टेक का स्थापना 1997 और हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका। चलिए आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले, ये तो हो गई विश्व की प्रमुख संस्था। अगला टॉपिक मैंने जोड़ दिया यहीं पर, प्रमुख युद्ध, जो इतिहास के प्रमुख युद्ध रहे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ही सिर्फ। चलिए बात करें पहला, अगर तुमसे पूछे हाइड स्पीच का युद्ध कब हुआ, तो 326 ईस्वी ईसा पूर्व हुआ, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। कलंक के युद्ध की बात करूं तो कलंक का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ, अशोक और कलंक के राजा के बीच हुआ। ध्यान रखना, अशोक के और कलिंग के राजा के बीच हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया था। आगे बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 1526 ईस्वी में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। आगे बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो 1556 ईस्वी में हुआ और अकबर और हेमू के मध्य हुआ। ध्यान रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556। तृतीय युद्ध की बात करूं तो तृतीय युद्ध पानीपत का 1761 ईस्वी में हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। ध्यान रखना, 1761 ईस्वी में हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। आगे तुमसे पूछ ले 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, किस किस के मध्य, बाबर और राणा सांगा। ध्यान रखना, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ और किस किस के बीच, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। आगे बात करें 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर और महमूद लोधी के बीच में हुआ। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर और महमूद लोधी के बीच में हुआ। आगे बात करें 1540 ईस्वी में, तो ध्यान रखना 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। 1539 ईस्वी में तो जिस चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, किसके मध्य हुआ, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा कि एक क्लास में, इतनी छोटी सी क्लास में मैंने आपको कितना रिवीजन करा दिया। और भाई इसे रिवीजन क्लास कहते, और ये ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। जितने समय में आप एक 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखते ना, जहाँ आप क्वेश्चन खेलते रहते, उतने समय में इस क्लास को आप 3 बार देख लोगे और 3 बार देखने में आपको 20 क्वेश्चन याद नहीं होंगे, मतलब 200-300 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो कंटेंट वो पढ़ा जाता है जो अंतिम समय में इंपॉर्टेंट हो। ध्यान रखना, तुमसे पूछे चौसा गए तो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। 1764 की बात करूं तो बक्सर का युद्ध हुआ, हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला। और लास्ट तुमसे पूछ ले 1760 ईस्वी में बांडी बास का युद्ध हुआ, जो कि आयरे कूटे और फ्रांसीसी लिली। ध्यान रखना, 1760 ईस्वी में बांडी बास का युद्ध हुआ, तो आयरे कूटे और फ्रांसीसी लिली के बीच में हुआ। चलिए आपके प्रमुख युद्ध भी कंप्लीट हो गए। अब कल मैंने आपको 1 से लेके इम्पोर्टेंट 64 तक आर्टिकल करा दिए थे। अब कुछ आर्टिकल उसकी के आगे मैं आपको और करा दे रहा। अगर तुमसे पूछ ले आर्टिकल 65, तो ध्यान रखना आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति के पद को उपराष्ट्रपति संभाल सकता है यदि राष्ट्रपति को कुछ हो जाए। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 69 की बात करूं तो आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। 72 की बात करूं तो आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है जो कि राष्ट्रपति के पास है। 74 में लिखा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 76 की बात करूं तो 76 में महान्यायवादी। 79 में संसद। 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ये आपको एक ट्रिक पता होगी, सरला। ये आपको ये ट्रिक पता होगी 79, 80 और 81, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, सरला। ठीक है, तो 76 में महान्यायवादी, आर्टिकल 79 में संसद,
80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे आर्टिकल 80D, जिसके तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। आगे बात करें आर्टिकल 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि। 85 में राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है यदि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रही हो। आगे तुमसे पूछे आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। ध्यान रखना इसको बुलाता कौन है, तो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता राष्ट्रपति है। अध्यक्षता इसमें लोकसभा स्पीकर करता, उपराष्ट्रपति इसमें भाग नहीं लेता और महान्यायवादी इसमें भाग लेता है, ध्यान रखना, लेकिन वोट नहीं डालता। चलिए आगे तुमसे पूछे आर्टिकल 110, तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख मिलता। 111 में जेबी वीटो पावर। 112 की बात करें तो भारतीय वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, भारतीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 123 संसद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करती है। संसद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करती है। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय का गठन। अगर तुमसे पूछे 123 में, तो संसद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करती है। 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन। 125 की बात करूं तो 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। ध्यान रखना 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। आगे बात करें आर्टिकल 143, तो उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है राष्ट्रपति। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 153 में राज्यपाल। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 159 में है राज्यपाल की शपथ और 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी होता, उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता होता। आगे तुमसे पूछे 161 में है क्षमादान की शक्ति, लेकिन राज्यपाल के पास। ध्यान रखना अगर राष्ट्रपति के पास पूछे तो वो 72 में है, राज्यपाल के पास 161 में है। 168 तुमसे पूछ ले तो 168 में है विधानमंडल का गठन। 170 में है विधानसभा की संरचना और 171 में है विधान परिषद की संरचना। 214 तुमसे पूछे तो 214 में उच्च न्यायालय का गठन और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा 231 में लिखा गया। और 233 की बात करूं तो 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 243 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय और 214 में उच्च न्यायालय का गठन। ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय का गठन तुमसे पूछ ले, मतलब सुप्रीम कोर्ट का, तो वो 124 में है। कितने में है? वो 124 में है। चलिए आगे तुमसे पूछ ले कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। 300 के का की बात करूं तो 300 के काम है संपत्ति का अधिकार। 315 में है यूपीएससी लोक सेवा आयोग। 324 की बात करूं तो 324 में निर्वाचन आयोग। 331 में एंग्लो इंडियन, इसका कोटा समाप्त कर दिया। 338 में एससी आयोग। 338 की ए में है एसटी आयोग और 340 में है ओबीसी आयोग। ध्यान रखना भाई साहब 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में और वर्तमान में 400 से ज़्यादा संविधान आर्टिकल हैं, लेकिन लगभग मैंने आपको कल और आज में सिर्फ 100 आर्टिकल कवर कराए जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। कुछ आर्टिकल 50 आर्टिकल कल कवर करा दिए थे और 50 आर्टिकल आज कवर करा दिए। बस आप तो रट के बैठना। यदि आपने भाई साहब रिवीजन सीरीज कोई ढंग से पढ़ दिया तो मैं यकीन दिलाता आप 10 से 15 क्वेश्चन कर जाओगे पेपर में। 10 से 15 क्वेश्चन कर जाओगे पेपर में, ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको। 340 में ओबीसी आयोग। 343 तुमसे पूछे राजभाषा। 352 की बात करूँ तो राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल और 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ध्यान रखना
जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई। तो 356 में है राष्ट्रपति शासन, 360 में है वित्तीय आपातकाल, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 343 में राजभाषा, 343 में राजभाषा, 340 में ओबीसी आयोग। ध्यान रखना, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब बताइए आज की वीडियो कैसी लगी। अगर तुमसे पूछे रिवीजन सीरीज की क्लास नंबर 4 कैसी लगी आपको, कमेंट जरूर करके जाया करो। जितने भी साथी क्लास देखते हैं तो एक कमेंट कर दिया करो यार प्यारा सा, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ध्यान रखना, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, क्योंकि तुमने भी एक कहावत सुनी होगी कि कर भला तो हो भला। यदि आप दूसरे का भला करोगे तभी आपका भला होगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।